आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जो चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को अपस्केल कैसे किया जाए, या चाहते हैं कि कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट की खोज कैसे की जाए कि पूरा मार्केट सिनेरियो बदल के रख दें। तो ऐसे ही कुछ गंभीर विषयों पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सीए आशुतोष अग्रवाल जी। तो मैं आप सबको मिलवाता हूं आशु भाई से। हेलो आशु भाई, हेलो सर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अप ऑन अ शो, जय भारत शो। जी। और आज हम जो पॉडकास्ट पे बातें करने वाले हैं, जैसा अभी हम बातें कर रहे थे कि यंग जनरेशन को, यूथ को या एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स को जो अपस्केल करने की, रीऑर्गेनाइज करने की, रीस्ट्रक्चर करने की या कहूँ इनोवेट करने की जो कला और जो स्किल सेट आपकी टीम और आप सब लोग कर रहे हैं, तो उसी पे मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि ये हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। तो इसमें जो ये हर घड़ी बदल रहा है सिनेरियो बिजनेस जी। का, टेक्नोलॉजी का, और जो ऐसे कहूँ कि इंटेलेक्ट ही बदल रही है पूरी की पूरी बिजनेस डोमेन की, जी। तो उसको आप कैसे देखते हैं? तो सीधी सी बात है, देखो, जेप्टो, ब्लिंकिट आते टाइम देखो सारी ग्रोसरी की दुकानें जो हैं वो बंद हो गई हैं धीरे धीरे। आप देखोगे, अगर जब हम बचपन में थे तो मेरे को याद है गली में तीन चार ग्रोसरी की दुकानें होती थी। सारे अंकल बाबा साहब एक जगह बैठा करते थे। लेकिन जेप्टो ब्लिंकिट के बाद आप देख लो ना, मतलब कितनी ही ग्रोसरी की दुकानें रह गई हैं। हम जो मंगाते थे वो 10 रुपये भी लेके आते थे, लेकिन आज की डेट में आई डोंट थिंक, स्पेशली अर्बन सेक्टर्स में या दिल्ली टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ की अगर मैं बात करूं, तो ब्लिंकिट जो 8 मिनट में 10 मिनट में देता है, आई डोंट थिंक ग्रॉसरी बिजनेस इतना है। मतलब नॉर्मल स्टोर्स खुल रहे हैं, तो इसी तरह बहुत चीज़ें हैं जो एकदम से पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब एआई के आने की वजह से भी आप देखोगे बहुत चीज़ें, मतलब चाहे वो डिज़ाइनर्स हों, चाहे वो एडिटर्स हों, कंटेंट राइटर्स हों, कुछ भी ऐसे जो काम है जो एआई कर सकता है। मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, बड़ी बड़ी कंपनीज से एम्प्लॉय निकाले जा रहे हैं, एंड नॉर्मल जो फ्रीलांसर्स भी हैं वो भी हटाए जा रहे हैं, बिकॉज एआई इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा पैराडाइम शिफ्ट है और बहुत जल्दी सब कुछ चेंज हो रहा है। जैसे 90s में राजीव गांधी की सरकार, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे भारत देश के, तो कंप्यूटर आया था। मतलब मैं तो शायद बहुत छोटा ही रहूँगा, मैंने तो मैं सब तो पैदा ही किताबों हुआ में था सर। पढ़ा है। हाँ, तो मैं छोटा ही था हाँ बहुत। जी। तो कंप्यूटर आया, जी। तो जो वो क्रांति जब वो आई थी, तो अब चूंकि हम लोग मैनुअल वर्किंग में थे, क्लरिकल जॉब्स कर रहे थे, पेपर काले कर रहे थे, कहने का मतलब है। फिर कंप्यूटर आया, तो सेम फियर दौड़ा था पूरे देश में कि कंप्यूटर नौकरियां खा जाएगा, कंप्यूटर टैलेंट रिप्लेस कर देगा, कोई ज़रूरत नहीं है लोगों की। लेकिन जब मैं देखता हूँ पलट के उस जर्नी को, 90s से लेके आज हम 2025 में बैठे हैं आशु भाई, जनसंख्या बढ़ी है, स्किल सेट बढ़ा है, हाँ मैं तो कहूँगा एलिजिबल लोग बढ़े हैं। अगर मैं 90s की बात करूँ तो 100 लोगों में से 20 लोग एलिजिबल थे नौकरी करने के लिए, जी। जिनका ब्रेन उस लेवल पे था कि वो किसी काम आ सके, वरना खेत किसान मजदूर इसी डोमेन में लोग थे। सब कुछ बढ़ने के बावजूद भी रोजगार बढ़ा, इकोनॉमी बढ़ी, सब कुछ बढ़ा। तो फिर आप एआई को इतना चैलेंजिंग क्यों देख रहे हैं कि ये रिप्लेसमेंट कर देगा? सर, आपने बोला वो एलिजिबल, तो किसान भी है एलिजिबल, तो लेबर लेबर करने वाला ही बंदा है। बट होता क्या है, चीज़ें करने का तरीका बदल हम्म। गया। फार्मिंग में जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, तो सीड की क्वालिटी से लेकर सॉइल की क्वालिटी टेस्ट होने लगी, बेहतर उपजाऊ होने लगे, प्रोडक्शन चेंज हो गया फर्टिलाइजर से। तो कौन सा फर्टिलाइजर कैसे यूज़ करना है वो भी तो एक पढ़े लिखे आदमी को ही समझ आता है और वो करता है। एआई चैलेंजिंग ज़रूर है, बट अपॉर्चुनिटी वो भी बढ़ा रहा है। कंप्यूटर आने के बाद कंप्यूटर सीखने की अपॉर्चुनिटी के लिए इंस्टीट्यूट्स खुले, कंप्यूटर सीखने के बाद कंपनियों का काम बढ़ा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर एक कैलकुलेटर का काम, मतलब एक पहले मुझे याद है जब मैंने, क्योंकि सीए करी है, तो हमारे सीए बताते थे कि हम ना पेपर पे ट्रायल बैलेंस यू नो टैली करते थे कि भाई बैलेंस शीट को टैली करना है। अब वो कैलकुलेटर पे, तो वो काम वो 1 दिन की बजाय 2 दिन की बजाय वो कुछ घंटों में कर देते हैं। आज हम वो कुछ काम घंटे की बजाय कुछ मिनट में आ जाता है। आने वाली जनरेशन वो सेकंड्स में करेगी। तो ये शिफ्ट है। चैलेंज इसलिए है क्योंकि स्किल सेट नहीं बढ़ रहा है। मतलब जितनी तेजी से वो आ रहा है ना, स्किल सेट उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा है। मतलब मैंने कहने का मतलब है, जैसे मैं 90s में बॉर्न हुआ, मुझे एकदम से एकदम से अपने कोर्सेज चेंज करने पड़ेंगे, एकदम से चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, तभी मैं उसके लिए
एलिजिबल होऊंगा, मतलब मैं वो काम कर पाऊंगा। तो अगर वो काम आप कर पाओगे, स्किल सेट आप ला पाओगे एआई, तो कंपनीज आपको रखेंगी नौकरी पे। अदरवाइज वो इस्टेब्लिश होना ना, वो कंपनी में रहना, वो बड़ा मुश्किल है। देखो अभी आपने बहुत बढ़िया बात कही, जैसे एग्रीकल्चर एक डोमेन है, हाँ, ठीक है, और एग्रीकल्चर मतलब भारत देश के लिए तो बैकबोन है एग्रीकल्चर हमारी। जैसे कहते हैं मेरे ख्याल से 70% इकोनॉमी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करेक्ट, है। करेक्ट। एग्रीकल्चर को लेके, क्योंकि बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, मेरा हम भी किसान हैं तो वो समझते हैं एग्रीकल्चर को लेके कुछ इनोवेशंस, कुछ प्रोडक्ट्स या यूथ को एग्रीकल्चर से जोड़ने के लिए आपकी टीम ने, आपकी कंपनी ने कुछ आइडियाज निकाले? बिल्कुल। सर देखिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे बिजनेसेस के बारे में वीडियोस बनाएं, यूजर्स को या जो देखता है, जो हमारे पास क्लाइंट्स आता है, हम उनको अवेयर करें। तो जैसे एग्रीकल्चर में एक चीज़ है, सीड सीड का आइडेंटिफिकेशन। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो किस तरह की सीड, किस तरह के सॉइल में लगेगी, उस पर काम कर रही हैं। तो उसके माध्यम से हमने उन्हें ये बताया कि अगली, जैसे मखाना है, अब रिसेंटली एक मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश करा था बजट में। तो दरभंगा, मखाना मखाना एक कहते हैं दुनिया का मखाना बिहार से आता है, दरभंगा दरभंगा से। और दरभंगा हाँ। का एक फेमस। तो अब वो जो किसान है वहाँ का, वो अपने को कैसे इस्टेब्लिश करे, वो खुद कैसे अपनी ब्रांड बनाए। भाई, कोई क्या करता है, बेसिकली एक डब्बा लेता है, डब्बे पे पैकेजिंग बनाता है और मखाना आउटसोर्स करता है, सॉरी मखाने को मंगाता है बिहार से, और वो बेच देता है इंडिया में या बाहर। लेकिन वो खुद कैसे बेचेगा ना, वो खुद कैसे पैकेजिंग करे। तो फ्रॉम सोर्सिंग सोर्सिंग टू एक्सपोर्ट, उसको जो भी चाहिए, किसी भी तरह का लाइसेंस चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, सब्सिडी, इंसेंटिव स्कीम्स जो भी भारत सरकार देती है, उसके बारे में हमने उसे अवेयर कराया। उसके बारे में ये बताया कि भाई तुझे एक्सपोर्ट करना है, तुझे कौन सा लाइसेंस चाहिए, बैंक अकाउंट कहाँ खोलना है, तुम्हें कैसे सोर्सिंग करनी है, कितनी इन्वेंट्री रखनी है, कितनी इन्वेंट्री को एट अ टाइम रखना है तो ऑर्डर आ जाए। तो बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड, कंप्लायंस रिलेटेड चीज़ें हैं जो मैं या मेरी टीम तो करती है। अभी रिसेंटली जैसे आप रोज नए नए बिजनेस आइडियाज पे, नई नई इनोवेशन पे काम कर रहे हो, तो रिसेंटली कोई ऐसी इनोवेशन, कोई ऐसा बिजनेस आइडिया आपके सामने आया जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पैराडाइम शिफ्ट कर देगा फॉर अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी? सर पैराडाइम शिफ्ट तो पता नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो मैं इंडिया की जो कहते हैं ना, आयुर्वेदिक जर्नी को इतना बढ़ा देते हैं। मतलब आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल देते हो, जैसे मैंने मामा अर्थ का, काफ़ी बड़ी कंपनी है इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि उसने क्या किया, वो अनियन शैम्पू ले आया। हम्म। वो ऐसे ऐसे तरह के शैम्पू ले आया, मतलब शैम्पू तो बिकते थे, पर वो उसने ना, बियर शैम्पू। बियर शैम्पू नहीं सर, वो अनियन। और आयुर्वेदिक में जो भी, मतलब ऐसा लगता है कि बचपन में दादियाँ मम्मा तो तेल लगाती थी, मतलब कि प्याज का तेल लगा लो बाल बढ़ जाएंगे, कुछ हम्म। भी लगा लो, वो ले आया वो मामा अर्थ। तो मामा अर्थ तो खैर बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी छोटी कंपनियां मसालों में डील कर रही हैं, ऑर्गेनिक मसालों में डील कर रही है। मैंने घर में देखा कि मेरे खुद के क्लाइंट थे कंट्री डिलाइट, अभी तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि अमूल के होते हुए, अमूल अमर डेयरी के होते हुए नहीं, मैं कंट्री 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 डिलाइट डिलाइट की का जर्नी मतलब जो, करनी बिल्कुल। उसने क्या करा, फार्म्स में जो था वो होम तक डिलीवरी कर दी। फिर ऐसी बरोसी करके एक ना, एक घी की ब्रांड है, तो अब हमारे घर में भी वही मंगाने लगी। मतलब देसी ब्रांड जो इतनी इस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं, उनके बावजूद ये ब्रांड्स इस्टेब्लिश हो रही हैं। फिर ओजिवा या कपिवा जैसे गट, मतलब जो स्टमक हेल्थ पे, गट हेल्थ पे काम करने लगी, डायबिटीज जैसे है उस पे काम करने लगे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। सो ऐसे बहुत सारे मेरे को आए जो कि जेन्युइनली D2C ब्रांड्स हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और डायरेक्ट कस्टमर तक भी भेजते हैं। तो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्रांड्स जो आ रहे हैं, एंड रिसेंटली डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, मतलब मिडिल जैसे मैन को छोड़ अगर के। आज की डेट में कोई युवा या कोई भी बिजनेसमैन या मतलब कोई सोचे कि यार मैं कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मैं डील करूं जो एग्जिस्टिंग है भी, और उसको मैं ब्रांडिंग करूं, उसकी ब्रांड बनाऊं उसको, और मैं उसको सेल करूं, तो आपके हिसाब से क्या क्या कंप्लाइंसेज या क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ेंगे अपना एक ब्रांड बनाने के लिए? सर सबसे पहले तो उसे मार्केट में ना आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट मार्केट फिट, जैसे शार्क टैंक में अनुपम जी कहते हैं ना, प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है आपका। हम्म। वो देखना पड़ेगा कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में बिकेगा। मान लो आप, जैसे इंग्लैंड वगैरह में, यूके वगैरह में पहले टेक्सटाइल्स बहुत एक्सपोर्ट होते थे। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ गया तो टैरिफ वहाँ के कम हो गए,
तो वहाँ पे क्या बिकेगा बेसिकली, इंडिया की मार्केट किस प्रोडक्ट के लिए रेडी है। मतलब बेसिकली अमेजोन या कोई भी जो मार्केट प्लेसेस है ना, शॉपिफाई वगैरह, वो क्या करती हैं, वो एक डाटा सेट देती हैं आपको। वो देखती हैं कि कौन सी कंट्री में, कौन से स्टेट में, कौन से शहर में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है। तो ओके। ये पहले तो आप रिसर्च करो भाई। आपने कुछ भी रिसर्च करे बिना अगर कुछ भी काम खोला, बना आप सब कुछ लोगे। आज की डेट में चांदनी चौक, नई सड़क, मतलब मैं किसी भी मैन्युफैक्चर, अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था हाइफन पे। हाइफन की कंपनी, कृति सेनन की कंपनी सोनीपत में अनन्या हर्बल्स से ना मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, सोचो। मतलब और वो 100 करोड़ की ब्रांड है आज की डेट में, तो वो अनन्या हर्बल से मतलब मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। लॉरियल थर्ड पार्टी थर्ड मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्ट, पतंजलि का सबको पता है वो क्या करती है। तो आई मीन सबसे पहले आप रिसर्च करो। अगर आपकी रिसर्च ठीक निकली, आपको लगता है हाँ यार ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा है मार्केट में, तो उसे फिर शुरू करो। फिर उसके बाद आप उसकी प्रोडक्ट की ये देखो कि भाई प्रोडक्ट कितने में बनेगा, मार्केट में सेल कितना होगा, इसमें मुनाफा, देसी गुजराती जो बनिया दिमाग लगाओ उसमें कि मुनाफा है नहीं है, कितना पैसा लगाऊंगा, क्या शुरुआत में फैक्ट्री लगा दूं, क्या शुरुआत में फैक्ट्री ना लगा के मैं किसी से माल ले लूं, उसे उसे ब्रांडिंग में बेचूं। मतलब दिस टाइप ऑफ थॉट्स आने चाहिए पहले आपको। कंप्लायंस तो सर बहुत दूर की बात है, पहले तो आपको प्रोडक्ट पे भरोसा हो अपने। टॉप लीडिंग सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस क्या हैं जहाँ पे, जैसे आपने बताया अमेजोन का डेटा है, फ्लिपकार्ट का डेटा है, जेप्टो का इनका डेटा है, तो अभी टॉप लीडिंग क्या है जो बहुत ग्रॉस सेल क्रिएट कर रहा है और बिजनेस में कंपटीशन भी लिमिटेड है, और हमारे मतलब जो भी युवा देख रहे हैं या जो करना चाहते हैं तो उस सेगमेंट में एटलीस्ट रिसर्च कर सकते। सर मेरे हिसाब से तो आने वाले टाइम में, अभी क्योंकि 1 साल 1 डेढ़ साल ही हुआ है एआई एजेंट्स को आते हुए, तो अगर आप किसी चीज़ को ऑटोमेशन में ले जा सकें, बिकॉज इतनी इनोवेशन, मतलब आई एम श्योर हम भी कैलकुलेटर से कंप्यूटर पे आए हैं, कंप्यूटर में भी हम एमटीएनएल के ही इंटरनेट लगाते थे। लेकिन आज की डेट में वो इतना ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, तो अगर आप एआई या एआई एजेंट्स में आप कुछ अगर अपनी कंपनी बना सकते हैं विच कैन हेल्प पीपल ऑटोमेट थिंग्स, मतलब क्विकली कुछ काम होना। ये तो हो गया सर्विसेज की बात। प्रोडक्ट्स की बात करें सर, आयुर्वेदिक में मुझे बहुत स्कोप लगता है, बिकॉज मतलब मैंने गट हेल्थ, डायबिटीज़, मतलब एवरी, हेयर, मतलब स्किन, मतलब हर चीज़ में इतनी अमेजिंग ग्रोथ है। और इंडिया इज इन द दाता, द गॉड ऑफ आयुर्वेद। सो हैं। हमने ही उसे पैदा किया है, तो एक्सपोर्ट, अमेजिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया से इस चीज़ में। अच्छा, जैसे आप एआई की बात कर रहे हो, हाँ आप जी, हाँ जी। एआई को लेके मेरा एक क्वेश्चन ये है, जो मिलीनियल्स जिनको बोलते हैं, अब जैसे जेनजी जनरेशन ये आ गई है जिसको जेनजी बोलते दोनों में हैं। फ़र्क है सर। हाँ, मतलब जेनजी जनरेशन ये जो आ गई है भाई, मेरे ख्याल से 2000 के बाद जो लोग हाँ पैदा हो हाँ, रहे हैं इनको जेनजी कह देते हैं। करेक्ट। हम जैसे जो 90s में पैदा हुए वो मिलीनियल्स हो जाते हैं। हाँ, मिलीनियल्स के साथ एक गड़बड़ हो गई है, उसको मैं चाहता हूँ कि हम डिस्कस करें। कि आपको मैं अपना डेटा बता रहा हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ता लिखता रहता हूँ। आज की डेट में जेनजी से ज़्यादा मिलीनियल्स बेरोजगार हैं, और उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। और वो स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि मिलीनियल्स एक ट्रेडिशनल मेथड से बिजनेस करते हुए आ रहे थे, और उनके बिजनेस का एक सेट मॉडल था। वो इंटरेक्टिव मॉडल जोन में थे, वो कॉल करते थे, कस्टमर होता था, उसको सामान देते थे, और वो उनकी हैबिट में एक पैटर्न में सब सेट था और उनका काम चल रहा था। अचानक से टेक्नोलॉजी ने ओवरनाइट यू टर्न मार दिया, तो ना तो उनकी पढ़ाई काम आ रही है, इवन उनकी एमबीए अब गार्बेज हो गई है। क्यों? क्योंकि उनकी एमबीए में कुछ भी रिलेवेंट नहीं है आज की डेट में। चाहे वो, मैं कह रहा हूँ, इंडिया के बेस्ट बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए हों, देर इज नथिंग रिलेवेंट इन देयर एजुकेशन, एंड देर इज नथिंग रिलेवेंट इन देयर एक्सपीरियंस एज वेल, बिकॉज उनके एक्सपीरियंस में जो है वो रिलेवेंट ही नहीं है। इस वजह से जो मिलीनियल्स बिजनेसमैन हैं, या तो वो ब्रैकेट तोड़ गए हों, मतलब कैसे कहते हैं ना कि एक ऑर्बिट ही तोड़ गया कोई प्लेनेट, तो अब वो चला गया, वो ग्रेविटी जोन से ही बाहर है, तो अब उसके नीचे लोग काम कर रहे हैं, बड़ा स्टाफ है, बहुत कुछ है, तो वो शायद बच जाए। लेकिन जो मतलब 2-4 स्टाफ के साथ एक उस मॉडल पे काम कर रहा था, तो वो कंपनियां धीरे धीरे डाइल्यूट होकर खत्म हो रही हैं। इन लोगों के लिए कोई ऐसी इनोवेशन या कोई ऐसी चीज क्या हो सकती है जो मिलेनियल्स अपने बिजनेस मॉडल को इजीली और फास्ट अडॉप्ट कर जाए? क्योंकि इन पे लाइबिलिटीज हैं, इनके पास समय बहुत कम है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बहुत बड़े, भाई इनकी लाइफ है, बच्चे हैं,
और उस एज तक पहुंच चुके हैं कि ये नहीं कर सकते कि चलो अब 2 साल एक्सपेरिमेंट करते हैं, एआई आया है देखते हैं क्या बना देगा। तो इसके लिए कुछ मतलब इस पे कुछ डिस्कस करके कुछ एक टॉर्च बियरर वाला काम करो आप। सर इसकी शुरुआत, जो आंसर की शुरुआत है, मतलब मैं नोकिया ब्लैकबेरी से करूंगा। नोकिया ब्लैकबेरी अपने टाइम के चैंपियन थे, तो वो खत्म हो गए। और अब आप देखोगे, आप जो हम शूट कर रहे हैं वो डीएसएलआर से कर रहे हैं, जबकि आई थिंक मेजरली वीडियोस आईफोन सैमसंग से शूट होते हैं। तो इनकी मार्केट कितनी ही रह गई है, मतलब आई नो, बचपन में हम क्रेव करते थे डीएसएलआर के लिए कि एक ना बड़ा सा कैमरा लेंगे वो। कैमरा, हाँ, बट आज आईफोन 16, 15, 14, मतलब या सैमसंग, सब उसका काम कर रहे कर हैं। रहे हैं। तो बेसिकली ये शिफ्ट है। अब जो आपने बात करी कि एंटरप्रेन्योर शिफ्ट कैसे करे, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब हम शायद 5-7 साल पहले हम टेलीकॉलिंग इतनी ही सुनते थे कि मतलब अरे हाँ, इसका बैंक वाले। आज की डेट में टेलीकॉलिंग खत्म हो गई है, बड़े बिकॉज बड़े कॉल सेंटर्स थे। बिकॉज वो एक तो ना ऑटोमेटिक रिजेक्शन वाला आ गया। ट्राई ने, जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी है, उसने चक्कर लगा दिया, फिर अब कोई सुनता भी नहीं है। मतलब अब शायद कोई बात भी नहीं करना चाहता, वो चैट पे ही आधा काम बिक जाता है। मतलब मैं ब्लिंकिट पे ही खरीदना चाहूंगा, कस्टमर केयर से मैंने कितनी ही बात करी होगी, माल मेरे को दे दो। वो चैट पे ऑटोमेशन का जमाना है ना, मतलब बटन दबाया आ गया, बटन दबाया आ गया। कपड़े आपने खरीदने हैं, आपने अमेजोन, अभी कभी आपको पता है अमेजोन का कौन सा बंदा है? तो ये एंटरप्रेन्योर को शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब कस्टमर के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। आप अगर माल बेच रहे हो, फर्नीचर बेच रहे हो, आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपने उसे कॉलिंग कर करके हाँ भाई सोफा खरीद लो। ये तो एक एक्सपीरियंस है। मतलब पेपर फ्राई के देखो ना आप, स्टोर्स हैं, उसमें एक्सपीरियंस दे रहा है, एक्सपीरियंस है, फिर वो माल बेच रहा है। टेली कॉलिंग वगैरह वो ट्रेडिशनल। अच्छा, ई कॉमर्स के बारे में मेरे एक मित्र हैं, उनकी हाउसकीपिंग मटेरियल सप्लाई की एक कैसे कहते हैं ना, कॉर्पोरेट लेवल की सप्लाई करते हैं वो बड़ी बी टू बी कंपनीज सप्लाई को, बी करते टू हैं। बी सप्लाई करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को। सो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, मेरे मित्र भी हैं। तो वो ये कह रहे थे कि जो अमेजोन है या जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं हम्म। तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर सकते, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट और अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो चार्ज करते हैं कि आप जैसे मान लो उन्होंने कोई माल उठाया, एग्जांपल के लिए लेट्स से कि उन्होंने हार्पिक उठाया, ठीक है। अब हार्पिक वो लेके आए अपनी, जैसे थोक कहते हैं जिसको ना, तो बल्क बाइंग करके लेके आए उनकी प्राइसिंग, लेकिन वो उसको अमेजोन पे नहीं बेच सकते क्योंकि वो कहते हैं कि मैं प्राइस ब्रैकेट में ही नहीं बैठूंगा। सो इस तरीके की जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर नहीं है, बिजनेसमैन, और ट्रेड करके अमेजोन पे या अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट पे, इन सब पे बेच रहे हैं, इन लोगों के सामने जो चैलेंज है इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या नहीं ये सर, है? ऐसा नहीं है। डी टू सी ब्रांड्स आज का जो आपने पूछा था ना, चलन क्या है, तो डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड्स का चलन है। कोई भी ऐसी ब्रांड है जो खुद ही बना रही है, अब वो खुद बना रही है या वो किसी से मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है, हाइफन जैसे हम्म। जो कृति सेनन की ब्रांड है, रिसेंट है इसलिए बता रहा हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप कस्टमर को बेच रहे हो, मिडल मैन हट गए हैं सारे। क्योंकि बिकेगा कहाँ? ब्लिंकिट, जेप्टो, amazon, फ्लिपकार्ट, ऐसे मीशो, ऐसे मेजरली ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स है, गिनती के हाथ में आप ले सकते हो जिसमें 80-90% लोग खरीदते हैं। मतलब मैं पता नहीं, एक टीयर 5-6 सिटी में बोलूंगा मैं कि मैं कहीं गया एंड वहां पे भी जोमेटो आ रहा था। हम्म। तो इतनी पेनिट्रेशन है इंडिया में। अब जैसे अब ये क्या हो रहा है कि फ्लिपकार्ट था, एक डिफरेंट मॉडल पे काम कर रहा था, अमेजोन ओल्ड मॉडल एक डिफरेंट मॉडल पे काम कर रहा था, अभी ये इंस्टेंट वाला जो आया, इंस्टेंट वाला, इससे तो और ज़्यादा मेरे ख्याल से मतलब पैनिक हो गया होगा जो रिटेलर मार्केट है और जो ट्रेडिशनल मार्केट है। तो इस ट्रेडिशनल मार्केट को बचाने के लिए क्या कोई इनोवेशन नहीं की जा सकती कि कहीं ना कहीं हम इस ट्रेडिशनल मार्केट को भी किसी तरीके से जोड़ें, शायद अगर किसी ने इस पे सोचा हो तो। सर, मान लेते हैं मान लेते हैं कि मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ। मेरे सोसाइटी के नीचे एक रिटेलर है, जो कि हमारे सब घरों के गलियों में, सोसाइटीज में एक रिटेलर होता ही होता है। अब मैं देखता हूँ यार, वो अपना सामान कैसे बेचता है, मतलब उसकी मेजर ऑडियंस सोसाइटी है। हम्म। आज की डेट में मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मेरे घर में मेहमान आए हैं, कोक दे दो, लिम्का दे दो, कितनी देर में आएगी? हम्म। अब मैं कल ही ये संडे को कोई आए मेरे घर में, मैं नीचे जाता, यू नो जाता, लेके आता, टक 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 होता, 15 मिनट लग जाते। लेकिन ब्लिंकिट वाले ने कितने में दे दिया? इन 6 मिनट्स मेरे को कोक मिल गई। तो क्या आप मुझे सर्विस दे सकते हो? अगर आप सर्विस या कन्वीनियंस दे सकते हो तो भैया मैं आपसे माल खरीदूंगा। अदरवाइज आई डोंट थिंक
this market will be there in some time. अच्छा भाई, आपके एनालिसिस से ये जो ब्लिंकिट है, जेप्टो है, जो भी इंस्टेंट डिलीवरी के जितने भी कॉमर्स के हैं सेटअप्स, क्या ये प्रॉफिट में है? इनके बारे में कुछ बताओ। ओके, तो सर ये ना प्रॉफिट सोच ही नहीं रहे। मतलब कोई इतना जो बड़ा प्लेयर है वो कोई प्रॉफिट नहीं सोचता। पेटीएम इतने बड़े लॉस में था, उबर बड़े लॉस में था, जोमेटो अब जाके प्रॉफिट में आया है। मतलब इतनी मार्केट कैप्चर करने के बाद 100-200 करोड़ के प्रॉफिट में आया है। मतलब द साइज ऑफ जोमेटो, कितने बिलियन डॉलर कंपनी है ये लोग नहीं सोचते सर। तो इनको इनका मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या? सर दे जस्ट वांट टू कैप्चर द मार्केट, दे जस्ट वांट टू कैप्चर यू, कि मतलब आपकी जितनी भी आदतें हैं ना वो मैं बन जाऊं। मतलब मेरे थ्रू ही आपको खाने का याद आए तो जोमेटो ही याद आए, आपको जाने का याद आए तो डिस्ट्रिक्ट ही याद आए, आपको क्विक ब्लिंकिट के उस पे लिखा होता है द लास्ट माइल, द लास्ट मिनट ऐप ऑफ इंडिया। अगर एकदम से लास्ट में हाँ दही खत्म हो गया, कड़ी में डालना है तो ब्लिंकिट याद तो ये है। जियो का वो फ्री रिचार्ज आप कह रहे हो कि एक जो तरह से धीरे एक तरह धीरे से कि लोगों मतलब को जियो ने भी यही आदत किया, डाल वो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जिस दिन आप उनके परमानेंट कस्टमर बन जाते हो भाई साहब, पेटीएम ने कैशबैक्स बंद कर दिए, उबर ने सब स्टार्टिंग में 100-100 रुपए दिए फ्री में, लोग मस्त एसी गाड़ी में बैठ के 50 रुपए में कहीं भी चले गए। आज की डेट में उबर ने बंद कर दिए, पेटीएम ने बंद कर दिए, जोमेटो भी धीरे धीरे बंद ही कर रहा है। मतलब कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू गिव 1-2 साल 3-4 साल पहले, आज की डेट में वो बंद कर रहा है। लेकिन मैं उससे खाना मंगाना बंद नहीं कर रहा। हम्म। अगर मेरे घर पे काम वाली नहीं आ रही है, द मोमेंट वो नहीं आ रही है, हाँ भैया मैं नहीं आऊंगी, आई टेक जोमेटो आउट, मैं कुछ भी ऑर्डर कर दूंगा। तो अभी अभी रिसेंटली जो अभी हम तो बिजनेस और आइडियाज पे बात कर रहे थे, और आगे भी करेंगे हम जी बातें। जी मैं कंटेंट इंडस्ट्री में बात करना चाहता हूँ कि अभी कंटेंट इंडस्ट्री को लेके क्या इनोवेशन, क्या आपको लगता है कि इसका क्या फ्यूचर होगा, और अभी वर्तमान में क्या हालात हैं कंटेंट इंडस्ट्री के? सर हालात मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे हैं सर। मतलब आई मीन द वीडियो, मतलब वीडियो इंडस्ट्री की बात करें या राइटिंग इंडस्ट्री की बात करें, मतलब भर के आ रहा है। मतलब यू कैन फाइंड एनीथिंग ऑन एनीथिंग। मतलब कोई क्लाइंट मेरे पास आता है ना एज ITR भरवाने, तो वो कहता है अरे सर ऐसे नहीं ऐसे कर लेना। हकीम मुनीम बन चुका है, मुनीम हकीम बन चुका है। हम्म। सीधी सी मैं बात कहूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ सर मेरी कमर में दर्द है, सर ये ना दवाई देख लो, तो सबको पता सब कुछ है। लेकिन अगेन स्पेशलिटी स्पेशलिटी है, वो कहीं नहीं जाएगा। मतलब मेरी जो नॉलेज है एज अ CA, या आपकी जो नॉलेज है एज अ यूट्यूबर या कोई डॉक्टर, वो चेंज कोई नहीं कर पाएगा। हाँ कंटेंट बना सब रहे हैं, मैं भी कंटेंट बना रहा हूँ, सब आप भी कंटेंट बना रहे हो, लेकिन कंटेंट इंडस्ट्री अभी बहुत अच्छे मुकाम पे है। लेकिन हाँ ऑटोमेशंस ने उसको टेक ओवर कर लिया है। मतलब वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं, AI ऑटोमेटिक जनरेशन, गूगल अपना फ्लो लेके आया, VO3 लेके आया, जिसमें 8 सेकंड के एनिमे फिल्म फिल्म की क्वालिटी जितने वीडियोस दे रहा है आपको फटाफट फटाफट। सो आई थिंक तो कहीं टेक्निकल जो है, कंटेंट इंडस्ट्री का टेक्निकल, जैसे राइटर है, एडिटर है ना, ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कैसे देखते हो आप इसको? सर आपकी उसी बात को मैं ले जाना चाहूँगा कि जब आप कंप्यूटर आया था तो आपने सोचा था बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी शब्द गलत है, आपको अपस्किल करना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू लर्न दैट आर्ट। आप अगर उस आर्ट को सीखोगे नहीं भाई, आप स्मार्टफोन चलाने नहीं सीखोगे तो ऑफ कोर्स मतलब कोई आपको स्मार्टफोन देगा नहीं ना। आप कंप्यूटर सीखोगे नहीं। अब जैसे हमारे जो यू नो फादर साइड या उस एज के लोग हैं, उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, तो इसलिए वो बेरोजगार हो गए। हम्म। लेकिन अगर वो जिन्होंने सीखा, उन्होंने लोगों ने सैलरी भी करोड़ों में पाई, ऐसा नहीं है। आज की डेट में कंटेंट इंडस्ट्री की रिलेवेंसी में मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे बताता हूँ, फिर आप उसको जी थोड़ा बताना मुझे। जी मुझे लगता है कि जितना भी एआई है हम्म, वो कर ही नहीं पा रहा है, वो प्रयास ही कर रहा है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है ये बीटा मोड में ही पड़ा है पूरा का पूरा एआई। जी आप उसको पूछो आगरा, वो बताता है अमेरिका। हम्म आप उसको बोलो कि ऐसा बना दे, तो वो बनाता पता नहीं कुछ और है। करेक्ट। तो ये सिचुएशन जो अभी है, आपको लगता है ये इम्प्रूव हो जाएगी, हम बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स क्रिएट कर पाएंगे इससे? सर मैं AI को डिफाइन करूंगा एक किसी को भी मतलब गलत ना बताते हुए, एक मैनुअल लेबर को रिप्लेस कर रहा है। मतलब वो ईंटें लगा देगा, लेकिन प्लास्टरिंग का काम या कहते हैं ना सजावट का काम वो आप ही को करना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या होता था, हम खुद ही ईंटें लगाते रहते थे, हम खुद ही छानबीन करते रहते थे,
मतलब मजदूर भी हम ही बनते थे, उस पे सजावट भी हम करते थे। लेकिन एआई सर, एआई को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने आज बोला आज वो एआई आ गया तो सब कुछ कर दे। फिर तो दुनिया खत्म हो जाएगी ना। मतलब फिर मेरी आपको क्या जरूरत है, आपको मेरी, वाइस वर्सा। एआई उतना ही काम करेगा एंड धीरे धीरे इट विल लर्न, धीरे धीरे इट विल ग्रो। वो 95% 95% एक्यूरेसी ले आएगा, लेकिन अगेन स्पेशलिटी 100% आई डोंट थिंक। और ये होना भी नहीं चाहिए। मतलब देयर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जरूर होनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इट विल वेरी डिफिकल्ट टू कोप। नौकरियां क्या, मतलब घर नहीं बचेंगे। तो अभी रिसेंटली आप बिजनेस इनोवेशन पे इतना काम कर रहे हैं, आपकी टीम दिन रात आप लोग रिसर्च में लगे हुए हैं, तो रिसेंटली कोई इनोवेशन ऐसा आपके सामने आया हो जो आप डिस्कस करना चाहें हमारी ऑडियंस से, जिसके बारे में बात करना चाहें? सर हम खुद ही खुद ही करते हैं। हम खुद ही बहुत कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ एंड मेजरली मेरी टीम कॉमर्स बैकग्राउंड से है। तो रिसेंटली हमने खुद एआई में काफ़ी हायरिंग करी। हमने 3-4 डेवलपर्स को रख रहा है एंड सीख रहे हैं एआई की। अगर फॉर एग्जांपल देता हूँ सर, जैसे मेल ईमेल से, ईमेल पे आपके इनवॉइस आता है। मैंने किसी से माल खरीदा, उसने मेरे ईमेल पे भेज दिया। अब मैं ईमेल ढूंढूंगा, ईमेल से परचेज इनवॉइस को निकाल के ड्राइव में रखूंगा, फिर उसकी फाइल बनाऊंगा, फोल्डर बनाऊंगा। फोल्डर बना के मेरा अकाउंटेंट वो फोल्डर खोलेगा, उस पर देखेगा, वो टाइप करेगा, टक टक करेगा, टैली में एंट्री डालेगा, फिर वो चीज़ टैली में चढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। आज की डेट में एआई एजेंट आता है, वो एआई से परचेज इनवॉइस को निकालता है, ऑटोमेटिक टैली में पोस्ट करता है। ये इसका नाम अगर आप बताना चाहें क्या सर है वो इसका? हम एआई एजेंट्स बनाते हैं। अच्छा, एआई आप ही एजेंट्स बनाते मतलब हैं? N8N करके एप्स हैं, या बहुत सारी वेब अच्छा। एप्स हैं। तो वो जोड़ती हैं, मतलब एक तार को दूसरे तार से जोड़ देती हैं, कनेक्ट कर देती हैं एंड ऑटोमेटिक ये जो मैनुअल काम है ना, ये होता रहता है। तो सो बिलिंग आज की डेट में, जैसे मैंने देखे जो दुकानदार हैं, अगर उसकी 20,000 से लेके 50,000 रुपए के आसपास अगर किसी दुकानदार की सेल है और वो जीएसटी के अंडर है, तो उसकी आधी जिंदगी बिल बनाने में चली जाती है अगर उसके पास अकाउंटेंट नहीं है तो इसका कोई सोल्यूशन, इनोवेशन आप लोग? ऑटोमेटिक आज की डेट में ऑलरेडी सर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिनको पता है। अगेन बात वही है कि जिनको पता है वो कर भी रहे हैं। ईजोबिल, खाता बुक जैसी बहुत सारी एप्स हैं। बट ये तो सब मैन्युअली फीड मांगती हैं। सर आप एचएसएन कोड डालो, ये करो, वो करो। नहीं, ईजो बिल पे आप स्कैन करेंगे। आपने स्कैन करा, आपने प्रोडक्ट स्कैन किया, बारकोड करा, उस बारकोड पे आपने ओके किया, आपने फिर ये अगेन एक मैनुअल प्रोसेस है कि सारे प्रोडक्ट पे आपने बारकोड लगाना है? वन टाइम सर। वन टाइम? एक्चुअली एक ट्रे में अगर एक बैंगन है, एक आलू है, एक मटर है, तो बारकोडिंग हो गई, तो रेट फिक्स हो गया। हर दिन आपने रेट को रिवाइज कर लिया, ऑटोमेटिकली आपका वो रेट स्कैन करके यूज़र ले आता है और यूज़र को बिलिंग हो जाती है। उस पर सिर्फ पीओएस से पेमेंट करनी है। अमिताभ बच्चन जी बोल पड़ेंगे कि इतने पेमेंट आप हो गई है, नमस्ते, आप जाइए। धीरे धीरे ये प्रोसेस बहुत ही ऑटोमेटिक होता जा रहा है। ये आप देख भी पाएंगे सुपरमार्केट्स में ऑलरेडी ये चीज़ें होती हैं। डू इट योरसेल्फ करके मुंबई में स्टोर खुले हैं, बहुत सारी जगहों पे ये ऑटोमेटिक है। तो ये जैसे भी मुंबई में स्टोर खुले हैं, इस तरीके का जो ये वेंडिंग टाइप की मशीनें जो जिस पे किसी और की ज़रूरत नहीं होती, तो इस तरीके के प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, क्या इस तरीके की चीज़ें आपके लोग प्रोवाइड करते हैं, या आप जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास आइडिया है, सपोज करो अब मेरे पास आइडिया है, मैं अपने क्वेश्चन को आई पुट इट अगेन, आई हैव एन आइडिया कि मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, तो आपकी टीम उसको किस तरीके से सपोर्ट कर सकती है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए? हाँ सर, सबसे पहले ना प्रोसेस बनता है। किसी भी चीज़ का एक प्रोसेस बनता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब जब यहाँ से यहाँ तक जाना है तो उसमें मैनुअल स्टेप्स क्या हैं, उसमें ऑटोमेटिक स्टेप्स क्या हैं, वो बात की बात है। पहले फॉर एग्जांपल आपको ऑटोमेटिक, कोई भी कस्टमर आए दुकान पे आपकी, तो वो पूरा स्टोर घूमता है। स्टोर में जितना भी उसे माल दिखा, उन्हें फटाफट अपनी ऐप से स्कैन किया, और फटाफट स्कैन करते करते 1 क्वांटिटी चाहिए, 2 क्वांटिटी चाहिए, टक 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 करके लाया। उसने उसमें दिखाया, सामने वाला आपका क्यूआर कोड ऑलरेडी डन है, आपने उससे पेमेंट करी, माल ऑटोमेटिकली चेकआउट हो गया। इस प्रोसेस को पहले लिखना पड़ेगा। हम वो प्रोसेस लिखते हैं। ठीक। उसके रिस्क क्या हैं, गलतियां कहाँ हो सकती हैं, उसमें कंट्रोल्स क्या लगाना है कि भैया पता चले सामान तो स्कैन किया, बिना पेमेंट दिए भाग गया, तो बिना पेमेंट दिए नहीं भाग सकता वो। तो वो कंट्रोल्स लगाना, फिर उस चीज़ को ऑटोमेट करना। पहले तो चीज़ पता लगनी चाहिए ना उसे ऑटोमेट करने के लिए। तो पहले देखा उसमें मैनुअली क्या हट सकता है, ऑटोमेशन क्या लग सकती है,
वो हमारी टीम पूरा डिज़ाइन करती है। सो आप लोग ऑल इंडिया ऑपरेट करते हैं या ओवरसीज के भी कुछ क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं? जैसे हम दुबई में भी करते हैं एंड इंडिया तो है ही प्राइमरी मार्केट। रिसेंटली हम यूएस मार्केट में जा रहे हैं धीरे धीरे, बट देखते हैं ट्रम्प सर क्या करते हैं आगे। सो अभी आखिरी मेरा प्रश्न होगा आपसे कि कुछ बिजनेस आइडियाज, कुछ इनोवेशंस जो यूथ को आप, यंग जनरेशन को बताना चाहें कि वो इन आइडियाज पे काम करके जल्दी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हर किसी को जल्दी है पैसा कमाने की, जल्दी इस्टेब्लिश होने की है सबको। सो कुछ ऐसे बड़े प्रिसाइज से 2-3 आइडिया अगर आप बताना चाहें, जो आप इस्टेब्लिश कराने में भी हेल्प कर सकते हैं और वो वैसे भी बहुत पोटेंशियल रखते हैं। सर इंडिया में एक्चुअली मैं एक्चुअली इन्वेस्ट इन इंडिया में काफ़ी बिलीव करता हूँ एंड रिसेंटली गवर्नमेंट बहुत टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है, चाहे वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी हो, चाहे किसी तरह की भी वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो, क्योंकि इंडिया मतलब 140-50 करोड़ का जो देश है हमारा, वो बहुत वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो पेपर वेस्ट हो, चाहे वो बायोलॉजिकल वेस्ट हो, चाहे वो ई वेस्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, किसी भी तरह का वेस्ट हो। एक वेस्ट मैनेजमेंट, एक ग्रीन एनर्जी, दो ये जो चीज़ें हैं ना सर, आने वाले टाइम पे चाहे वो सोलर हो, सोलर अभी तक वो पकड़ नहीं बना पाया, मतलब हमारी सोसाइटी में भी वो कहते हैं कि जी छत पे ना वो ढक जाएगा, वो घरों में तो जगह ही नहीं है लगाने की। लेकिन धीरे धीरे अगर वेस्ट और ग्रीन एनर्जी पे काम हो, आई मीन सरकार इतने इंसेंटिव्स दे रही है ना सर, मतलब एवरी स्टेट इज गिविंग सो मेनी इंसेंटिव सेंट्रल लेवल पे भी, तो वेस्ट मैनेजमेंट और ग्रीन एनर्जी का बहुत तगड़ा फ्यूचर है अगर आप करना चाहें तो, कोई भी। थैंक यू सो वेरी मच आशु भाई फॉर बीइंग ऑन अ शो। सो हमारे साथ थे सीए आशुतोष अग्रवाल जी, जो बिजनेस इनोवेशन और न्यू आइडियाज़ फॉर्मेशन पे काम करते हैं। तो आपने उनको सुना। आप लोगों को कभी भी इनसे कोई राय लेनी हो या कोई संपर्क रखना हो तो आप हमारे कमेंट में बताइए, हम ज़रूर आपको उनसे मिलवाएंगे। सो बने रहिए, आगे भी हमारे पॉडकास्ट आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस, और एज यूजुअल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। न जाने कौन सी बात किसके कब कितनी काम आ जाए। नमस्कार।